सुप्रभात। बीए तथ्यवश समाजशास्त्र की यह कक्षा प्रारंभ होती है। मैं अनीता जैन आपको आज पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड एमाइल दुर्खिम के द्वारा बताई गई आत्महत्या के सिद्धांत को स्पष्ट करूंगी। इससे पूर्व हमने दुर्खिम की जीवनी को पढ़ा था। दुर्खिम के द्वारा बताए गए श्रम विभाजन को भी हमने देखा था और आज हम एक ऐसा विषय पढ़ने जा रहे हैं जिस शब्द के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, किंतु दुर्खिम के विचार कुछ पृथक हैं। दुर्खिम ने अपनी जो पुस्तक है आत्महत्या, यह ली सुसाइड है नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है और जिसका नाम द सुसाइड है। दुर्खिम की तीसरी प्रमुख कृति है और इसका प्रकाशन सन 1897 में हुआ। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह पद्धतिशास्त्रीय प्रयोगों की स्थापना और प्रामाणिकता की दृष्टि से उनकी प्रथम रचना मानी जा सकती है। दुर्खिम ने जो इसमें बात कही वह यह कि हम सामान्यतः यह समझते हैं कि आत्महत्या क्या है, एक व्यक्तिगत प्रघटना है, जबकि दुर्खिम का मानना है कि आत्महत्या एक सामूहिक घटना है। वह इसे व्यक्तिगत घटना के रूप में नहीं देख रहे हैं। दुर्खिम मानते हैं कि हमारा समाज ही पूर्णतः उत्तरदायी है। व्यक्ति को वह विवश कर देता है कि वह अपने आप को समाप्त कर ले। और दुर्खिम ने या दुर्खिम के अनुसार हम यदि कहें कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती है। ये सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से उत्पन्न होती है। आत्महत्या व्यक्ति के वैदिक जीवन का दुखद अध्याय है। अगर हम इस अर्थ को देखने का प्रयास करें तो हमें यह समझ आ रहा है कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को अपने जीवन को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपनी वैदिक दशाओं के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही मनुष्य आत्महत्या करता है। समाज ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है। वही व्यक्ति को नैतिक आधार पर संयमित और अनुशासित करती है। और ये माना जाता है कि जब समाज का नियंत्रण व्यक्ति पर शिथिल हो जाता है तो उससे उस समाज की आत्महत्या की दर प्रभावित होती है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जिस घटना को हम यह मानते हैं कि यह पूर्णतः वैयक्तिक है और दुर्खिम के अनुसार वह प्रघटना
वैयक्तिक नहीं होकर क्या है, सामयिक अर्थात सामाजिक है। दुर्खिम की इस विवेचना से हमें इतना तो स्पष्ट हो गया होगा। दुर्खिम की इसी बात को रेमंड एरन कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए पर्याप्त एकाकी और हताश होता है, तो भी दुर्खिम के अनुसार समाज ही इस दुखी मनुष्य की चेतना में उपस्थित रहता है। ये समाज है जो व्यक्तिक इतिहास से अधिक इस एकाकी क्रिया को संचालित करता है। हमने अभी जो कथन देखा, उस कथन के अनुसार समाज और सामाजिक शक्तियाँ ही आत्महत्या जैसी क्रियाओं, जिन्हें कि हम आज तक व्यक्तिगत क्रिया समझते रहे हैं, के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आत्महत्या के लिए यह कहा गया है कि जब व्यक्ति और समाज के बीच की दीवार में दरार आ जाए, तब वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है, और इसीलिए सामाजिक दबाव जो है वह आत्महत्या को बाध्य करता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि इसको रोकने के लिए भी या इसका उपचार करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण होगा वह कौन होगा, समाज। जब इसको करने के लिए उत्तरदायी समाज है, तो रोकने के लिए भी समाज ही पूर्णतः उत्तरदायी माना जाएगा। दुर्खिम ने अपनी जो ये पुस्तक दी आत्महत्या, ये 3 भागों में विभाजित है। उन्होंने प्रस्तावना वाले अध्याय में अपने आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी और इसकी व्यक्तिक व सामाजिक प्रकृति में भेद किया। इस ग्रंथ के प्रथम भाग में दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख कर उनकी आलोचनाएं की गई हैं, और इसी में मनोवृत्तियों का भी उल्लेख किया है। द्वितीय अध्याय में प्रजाति तथा पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं को समझाया गया है, और तीसरे अध्याय में प्राकृतिक परिस्थितियों तथा चतुर्थ अध्याय में अनुकरण के आधार पर आत्महत्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचनाएं की गई हैं। दुर्खिम के ग्रंथ के दूसरे भाग में आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया गया है, और इसी भाग में आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों अहंवादी, परार्थवादी एवं आदर्शहीन आत्महत्या का भी उल्लेख किया गया है। दूसरे भाग में 6 अध्याय हैं, और 5 अध्याय में सामाजिक कारकों द्वारा प्रेरित 3 प्रकार की आत्महत्या का, और 6ठे अध्याय में आत्महत्या के 3 प्रकार के व्यक्तिक स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। ग्रंथ के तीसरे भाग में 3 अध्याय हैं, और इस भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है, और आत्महत्या की व्यक्तिगत क्रिया बताने वाले सिद्धांतों की आलोचनाएं की गई हैं। हमने यहाँ पर दुर्खिम के इस ग्रंथ को अलग अलग भागों में बांटकर सिर्फ ऊपरी तौर पर हमने इसके अध्याय को देखा है, और इस प्रकार हम देखें तो आत्महत्या दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसमें आपने सामाजिक आधार पर इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन की श्रेष्ठता को ठोस आधार पर प्रस्तुत किया है। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में समाजशास्त्र पद्धति, प्रत्यक्षवाद, अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का
सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इसमें सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे समाजशास्त्र में अनुसंधान का जो इतिहास है वह वास्तव में इसी पुस्तक से आरंभ होता है। यद्यपि इसके प्रकाशन के पश्चात 70 वर्षों में इसके निष्कर्षों में परिष्कार किया गया है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। दुर्खिमी वो पहले व्यक्ति थे जिसने आत्महत्या को मापने के लिए सांख्यिकीय पद्धति को अपनाया और इस अध्ययन में दुर्खिम ने ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया है। अब हम आत्महत्या की परिभाषा को देखेंगे कि हम आत्महत्या किसे कह रहे हैं, आत्महत्या से हमारा क्या अभिप्राय है, हम क्या समझ रहे हैं, इसके अर्थ को हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। आत्महत्या शब्द बहुत ही सामान्य शब्द है जो कि हमारे समाज में आम तौर पर हमें सुनाई दे जाता है और जिसका हम बहुत साधारण अर्थ लगाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ वह उसके द्वारा की गई क्या कहलाती है, आत्महत्या। सामान्य भाषा में हम उसे ही मान रहे हैं कि व्यक्ति ने अपने को समाप्त करने के लिए किसी भी तरीके का प्रयोग किया और उसका परिणाम उसको मृत्यु हुआ, वह आत्महत्या है। यह हमारा एक सामान्य रूप में सभी के द्वारा समझी जाने वाली अर्थ के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन इस आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है और जिसका भावी परिणाम मतलब आने वाला जो परिणाम है उस क्रिया का वह क्या कहला रहा है, मृत्यु। हमने जो भी ये क्रिया की, चाहे वह हमने सकारात्मक रूप में की, प्रत्यक्ष रूप में की या नकारात्मक रूप में की, लेकिन हम उसका भावी अर्थात जो परिणाम होने वाला है उस परिणाम को हम जानते हैं और फिर भी हम उस क्रिया को कर रहे हैं। वह क्रिया हम जानबूझकर कर रहे हैं और ये जानते हुए कि इससे हमारे जीवन का क्या होगा, अंत होगा। हम उसी क्रिया को क्या कहला रही है, आत्महत्या। दुर्खिम की इस परिभाषा से हमें आत्महत्या की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। उनमें सबसे पहली विशेषता है, ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है, आत्मघात करता है और मृत्यु उसी क्रिया का क्या है, परिणाम है। हमने अभी अभी इसके अर्थ में देखा कि चाहे हम सकारात्मक या प्रत्यक्ष रूप में या नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप में कार्य करें, लेकिन दोनों का परिणाम हमें पूर्व से ही पता है और वह परिणाम क्या है, मृत्यु। तो वह हमारी क्या कहला रही है, आत्महत्या। और इसे हम अगर सकारात्मक क्रिया का तात्पर्य उन कार्यों से हैं जो स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण बनते हैं, मतलब जो एकदम से मृत्यु के कारण के रूप में हमें दिखाई देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सकारात्मक। उदाहरण के लिए क्या हुआ, स्वयं को गोली मार देना, मतलब कोई अपने आप को गोली मार रहा है लेकिन गोली मारने से पहले जानता है कि उसको मृत्यु होगी। पानी में छलांग लगा देता है, ऊपर से किसी कुएं में छलांग लगा दी मरने के लिए, तो वह भी क्या है, सकारात्मक काम है। इसका नकारात्मक या प्रत्यक्ष कारण क्या होता है कि जिसके बारे में डायरेक्ट हमें मृत्यु नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो हमारा परिणाम जाएगा वो मृत्यु की तरफ ही जाएगा।
वह कहलाती है नकारात्मक या अप्रत्यक्ष क्रिया। और इसको उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, यदि कोई व्यक्ति आमरण अनशन कर दे अर्थात भोजन पानी बंद कर दे तो क्या होगा? उसका जीवन जो है, जो हमारा संचालन, हमारे शरीर का संचालन होता है, उसके लिए खाने और पीने से हमें पोषण प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हमने उसको बंद कर दिया तो धीरे धीरे हमारे शरीर को पोषण मिलना बंद हो जाएगा और हमारा शरीर शिथिल होता जाएगा और वह कार्य करना बंद कर देगा और उसका परिणाम क्या होगा? अंत का मृत्यु। यह हमारी कहलाएगी नकारात्मक और अप्रत्यक्ष क्रिया। दूसरी विशेषता हम लेते हैं कि व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और यह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। अनजाने में या धोखे से मर जाना आत्महत्या नहीं होती, बल्कि जब हम जानबूझकर सोच विचार कर इस प्रक्रिया को करते हैं तो वही आत्महत्या। जैसे मान लीजिए कोई आदमी तैरने गया और उसे तैरने नहीं आया या अचानक वह पानी का, जहाँ गहरा पानी है वहाँ चला गया तो क्या होगा? डूब जाएगा और वह मर गया। लेकिन वह मरना नहीं चाहता था, वह एक घटना थी, वह एक एक्सीडेंट था जिसके कारण ऐसा हुआ, इसलिए हम उसे आत्महत्या नहीं कहेंगे। दुर्खिम कहते हैं कि सैनिकों द्वारा दिए जाने वाले बलिदान को हम आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि युद्ध में उसका परिणाम क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वे उस क्रिया को करते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। वह जानता है कि जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है, लेकिन फिर भी वह उस क्रिया में लीन होता है। नेक्स्ट है आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। इस अर्थ में तो अगर हम देखें तो यह एक क्या है? व्यक्तिगत मामला है, किंतु दुर्खिम इसे सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि किसी विशिष्ट समाज में एक निश्चित अवधि के अंदर एक समग्रता के रूप में हम इसे देखते हैं। दुर्खिम ने अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए यूरोप के 11 देशों का अध्ययन कर उसके आंकड़ों के आधार पर अपने मत की पुष्टि की और आपने आत्महत्या की घटनाओं के लिए विभिन्न संख्याओं में देखा कि हर समाज की संख्याओं में बहुत कम फेरबदल होता है, क्योंकि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या अनायास होने वाली घटना नहीं है, वरन ये समाज की दशाओं से संबंधित है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होते हैं जबकि संबंधित समाज की दशाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने अपनी परिभाषा में आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है तथा उसे एक सामूहिक तथ्य के रूप में समझने का प्रयास किया है। किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किंतु जब संपूर्ण समूह में होने वाली आत्महत्याओं की वार्षिक घटनाओं की स्थिर प्रकृति की व्याख्या की जाती है तो यह एक क्या बन जाती है? सामाजिक तथ्य। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की प्रकृति जिसको समझाया है वह है आत्महत्या की दर। आत्महत्या की पृथक पृथक होने वाली घटनाओं से अलग अपने में पूर्ण, स्वतंत्र एवं निश्चित संख्यात्मक घटना है। दुर्खिम ने अपने विश्लेषण में व्यक्तिगत आत्महत्याओं को प्रभावित करने वाली दशाओं के स्थान पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करने वाली सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया है और इसी तरह दुर्खिम इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत दशाएं या कारण भी विभिन्न व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी मानते हैं कि ये सारे समूह के भीतर आत्महत्या की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इस तरह से दुर्खिम ने
जो हमें समझाया उसका सारांश पूरी तरह से यही है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत प्रघटना नहीं होकर सामाजिक प्रघटना है और समाज व्यक्ति के लिए उत्तरदायी हो जाता है उसे एकाकी और हताश करने के लिए कि समाज उसे जब किस तरह से इस तरह मजबूर करता है वह हम आगे आत्महत्या के प्रकार पढ़ेंगे तब हमें और अधिक स्पष्ट होगा कि दुर्खिम क्यों हमें कहना चाह रहे हैं कि समाज आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होता है। थैंक यू।